Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. या वीडियो competitive English में टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की रिवीजन एक्सरसाइज स्पॉटिंग एरर के लिए है एंड इस एक्सरसाइज का नंबर ऑर्डर नंबर 5 है। तो आइए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। First sentence is I may go to the swimming class tomorrow if I have recovered from the cold। तो जब हम I may go इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं तो आगे भी जो सेंटेंस होता है वह सिंपल प्रेजेंट ही होता है, वहां परफेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए इफ आई हैव रिकवर्ड के बजाय यहाँ इफ आई रिकवर फ्रॉम द कोल्ड होगा। तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट सी में आई हैव रिकवर्ड को आई रिकवर में चेंज कर दिया जाएगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। वी आर येट स्टार्टिंग ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स एज वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए वी आर येट या तो परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है या फिर प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। एंड स्टार्टिंग एंड ऑफरिंग ये एक साथ करना बहुत मुश्किल है, हालांकि हो तो सकता है, लेकिन आगे जो सेंटेंस है मीनिंग है वी आर येट स्टार्टिंग ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स वी आर अवेटिंग अप्रूवल। तो ये जो आगे जो सेंस आ रहा है वी आर अवेटिंग अप्रूवल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यू नहीं है अभी, और ना ही अभी कोई प्रोग्राम है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो सिर्फ तभी यूज होता है जब कोई सर्टन फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम हो। तो सर्टन फ्यूचर एंड प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए इसको इस ऐसी फॉर्म में हमें लिखना होगा जिसमें सर्टनिटी ना हो। तो उस फॉर्म के लिए हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म, जहां सर्टन नहीं है वहां इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए वी आर येट स्टार्टिंग की जगह वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग हो जाएगा। येट टू स्टार्ट यानी कि इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में यहां पर लिख देंगे तो हो जाएगा वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग, मीन्स वी हैव नॉट स्टार्टेड येट बट वी आर टू स्टार्ट ऑफरिंग, ये हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड सेंटेंस के पार्ट ए में स्टार्टिंग को येट टू स्टार्ट हमको करना पड़ेगा, तब यह सेंटेंस सही होगा। थर्ड सेंटेंस का मैं एट अ टाइम विच मोस्ट फर्म्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू raise money, we succeeded in raising the necessary funds। तो यहाँ पे देखिए एट अ टाइम वर्ड आया हुआ है, तो एट अ टाइम को जो है रेफर करने के लिए यहाँ वर्ड व्हेन लगाने की आवश्यकता है, ना कि विच लगाने की आवश्यकता है। विच किसी नाउन को रेफर करता है, जैसे द पेन विच, द मैन नहीं, मैन नहीं, लेकिन द टेबल विच, द लैपटॉप विच, द मोबाइल विच, इस तरह से नाउन को रेफर करने के लिए विच रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन जब एट अ टाइम की बात है तो यहाँ पर विच के बजाय व्हेन आना चाहिए। तो एट अ टाइम व्हेन मोस्ट फर्म्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यानी, और इसकी जो हिंदी हो जाएगी जब हो जाएगी, जब एट अ टाइम व्हेन मोस्ट फर्म्स मतलब एक समय जब अधिकांश फर्म्स, ऐसे इसका मीनिंग हो जाएगा। तो थर्ड सेंटेंस के पार्ट ए में विच के स्थान पर हमको व्हेन लिखना चाहिए और लिखना होगा, और हम लिखेंगे तभी सेंटेंस सही होगा। फोर्थ सेंटेंस प्रोडक्ट प्लानर्स इन द प्रोडक्शन यूनिट्स वर्क इंटीमेटली विद द प्रोग्राम मैनेजर्स टू डिफाइनिंग न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए इंटीमेटली, वर्क इंटीमेटली, यहाँ पे वर्क वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब इंटीमेटली है विद प्रोग्राम मैनेजर्स। तो प्रोग्राम मैनेजर्स या नाउन है, तो जब प्रोग्राम मैनेजर्स या नाउन है तो इसके बाद फिर टू, ये इस प्रेपोजिशन का मतलब ये यहाँ प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, और इस प्रेपोजिशन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन न होकर के इन्फिनेटिव का पार्ट इसको माना जाएगा। और जब इसको इन्फिनेटिव का पार्ट माना जाएगा तब यहाँ डिफाइनिंग नहीं आएगा, बल्कि चूंकि ये
टू ये इन्फिनेटिव का पार्ट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में कहेंगे, तब ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलकर के इन्फिनेटिव हो जाएंगे और ये पर्पस को दिखाने लगेंगे। प्रोग्राम मैनेजर्स टू डिफाइन से प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ जो इंटीमेटली काम करने का मतलब प्लानर्स, प्रोडक्ट प्लानर्स इन द प्रोडक्शन यूनिट्स वर्क इंटीमेटली, मतलब कि उनके साथ मिलकर के काम करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, टू डिफाइन न्यू आइडियाज। तो इसलिए इस काम करने के उद्देश्य क्लियर करने के लिए टू डिफाइन हो जाएगा, ना कि टू डिफाइनिंग हो जाएगा। तो फोर्थ सेंटेंस के पार्ट सी में डिफाइनिंग में से आईएनजी हटा करके इसको हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाना पड़ेगा और इन्फिनेटिव की फॉर्म हमें इसको या शेप या फॉर्म इसको देनी पड़ेगी। तो टू डिफाइन इज द राइट यूज हियर। फिफ्थ सेंटेंस, द टेनिस प्लेयर इजीली थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर अपोनेंट। तो यहाँ पर बिफोर हर अपोनेंट है, हालांकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि और इसमें कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे बिफोर वर्ड जो है वो अपोनेंट के साथ में किसी गेम में बिफोर नहीं होता है। बिफोर के मतलब होते हैं इन फ्रंट ऑफ, एक तो होता है, दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ बिफोर होता है। तो यहाँ पर यहाँ बिफोर का मतलब यह अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट भी होता है बिफोर का मतलब, तो यहाँ पर अगेंस्ट ही हमको लिखना चाहिए, बिफोर नहीं लिखना चाहिए। तो इसलिए द टेनिस प्लेयर इजिली थ्रू द ओपनिंग सेट अगेंस्ट द अपोनेंट rallied to take the final two sets for the biggest victory of our young career। तो यहाँ पर बिफोर की जगह अगेंस्ट होना चाहिए। दिस इज ओनली द मिस्टेक हियर, अदरवाइज ऑल द होल सेंटेंस इज करेक्ट। तो 5 के बाद अब सिक्स्थ सेंटेंस है। सिक्स्थ सेंटेंस, द बैंड। अब बैंड यहाँ पे देखिए, बैंड ही ये सिंगुलर है, तो चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ जो वर्ब है वह सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर होने के लिए यहाँ पर बैंड हैज बीन कहना चाहिए, ना कि बैंड हैव बीन कहना चाहिए। तो द बैंड हैज बीन परफॉर्मिंग एट मैनी कॉज ओरिएंटेड कॉन्सर्ट्स। अब यहाँ पे चूंकि वैसे तो द बैंड हैज परफॉर्म्ड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि परफॉर्मिंग तो दूसरे उसमें आ रहा है, तो इसलिए यहाँ बैंड हैव बीन परफॉर्मिंग की जगह बैंड हैज बीन परफॉर्मिंग को मान्यता दी जा सकती है। तो द बैंड हैज बीन परफॉर्मिंग एट मैनी कॉज ओरिएंटेड कॉन्सर्ट्स टू इनकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड लैंड देयर सपोर्ट टू द नोबल कोज। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट ए में हैव को हैज में चेंज करना पड़ेगा, तब यह सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट इज सेवंथ सेंटेंस, फेस्टिवल्स आर प्राइम occasions फॉर splurging on presents and owing to improved economic situation the youths is gung-ho। तो यहाँ पर यूथ्स जो है, यूथ्स के साथ इज आ रहा है, तो यूथ्स तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब यहाँ यूथ्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ यहाँ आर आना चाहिए, ना कि इज आना चाहिए, यही इसमें मिस्टेक है। यानी कि सेवंथ सेंटेंस के पार्ट सी में इज को आर में चेंज करना होगा। अगर इज को आर में चेंज कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। एट्थ सेंटेंस इज, मनीष वॉज एडवाइज्ड एन ऑपरेशन मोर देन 30 years back, but due to his financial condition he could not undergoes the procedure। तो यहाँ पर here you can say कि could not के साथ यहाँ पर undergoes यानी कि undergo प्लस s और es आ रहा है। तो जब could आता है तो could के साथ में हमेशा bare infinitive मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, कभी भी उसके साथ s es वगैरह वगैरह या ing वगैरह नहीं आता है, तो इसलिए ये फॉर्म यहाँ पर गलत है। तो अंडरगोज में से हमको es अगर हम हटा देंगे तो कुड नॉट अंडरगो हो जाएगा, तो ये फॉर्म सही हो जाएगी। तो कुड नॉट अंडरगो द प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसलिए हमको मनीष was advised an operation more than 30 years back, but due to his financial condition he could not undergo the procedure। ये सेंटेंस हो जाएगा, तो undergo will be the right use। तो 8th सेंटेंस के पार्ट डी में undergoes में से es हटाकर हमको undergo लिखना चाहिए, यही इसका करेक्शन है। 9th सेंटेंस, दिस क्वेश्चंस फोर्स अस। तो यहाँ पे या तो दिस क्वेश्चन फोर्सेस अस करना चाहिए, यहीं पर ये देखिए गलत है। दिस सिंगुलर होता है, क्वेश्चंस प्लूरल है, तो या तो दिस के साथ
क्वेश्चन में से हमको एस हटाना चाहिए और दिस क्वेश्चन लिखना चाहिए, तब ये सिंगुलर सिंगुलर हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये भी एक तरह का अग्रीमेंट होता है, इसको आप जो है उसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस उसका नाउन का अग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो या तो दिस क्वेश्चन होना चाहिए या फिर दीज क्वेश्चंस होना चाहिए, और अगर दिस क्वेश्चन करेंगे यहाँ एस हटाएंगे तो ये एस हट करके फिर फोर्स पर आ जाएगी, तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन फोर्सेस अस। और अगर हम इसको दीज क्वेश्चंस करते हैं तो फिर ये फोर्स, ठीक है। तो या तो दिस को दीज करिए या क्वेश्चन में से एस हटाइए। क्वेश्चन में से एस हटाने पर फोर्स पे एस लगाना पड़ेगा, ये भी बात सच है, ध्यान रखिए। तो यही इसमें मिस्टेक है, एंड इसमें और कोई मिस्टेक मुझे लगता है नहीं होगी। दिस क्वेश्चन, अभी मैं दीज करके पढ़ूंगा इसको। दीज क्वेश्चंस फोर्स अस टू फेस द अनप्लेजेंट ट्रूथ दैट द policies of social justice have reached at an end। तो यहाँ there is not any other mistake except this, so this को हमको these में चेंज कर लेना चाहिए, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। यानी 9th सेंटेंस के पार्ट ए में दिस को these में चेंज करना होगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 10th सेंटेंस है The third season of the popular television show will ends। यहाँ पर देखिए will के साथ ends आ गया है, जो कि एकदम गलत है। अगर विल है तो या तो एंड्स में से एस हटा दिया जाएगा, शो विल एंड हो जाएगा, या फिर शो एंड्स हो जाएगा। ऑन अ ग्रांड नोट, तो यहाँ पे ऑन अ ग्रांड नोट विद सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन, तो ये फ्यूचर प्रोग्राम को इंडिकेट करने वाला है। द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो, तो ये फ्यूचर प्रोग्राम या प्लान को इंडिकेट करने वाला है, तो इसलिए एंड्स के बजाय एंड्स लिखेंगे तो फिर ये बहुत हाई प्रोफाइल और फॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए एंड्स ना लेकर के विल एंड ही हमको करना चाहिए, तो फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम ये दिखाई देने लगेगा, तो विल एंड हो जाएगा। यानी एंड में से एस हटा देना चाहिए। मींस 10th सेंटेंस के बी पार्ट में से एंड में जो एस आया है उसको हटा करके सेंटेंस को हमें सही करना चाहिए। 11th sentence, in a first of its kind study, a team of scientists has tried to grow new stem cells in the ear that get damaged with age। तो यहाँ पर देखिए that get, तो that यहाँ सिंगुलर है और क्या है यहाँ ईयर that का जो एंटीसीडेंट है वह ईयर है, ये भी सिंगुलर है। तो ईयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हमको लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि गेट ये एक पॉजिटिव वे में यूज हो रहा है, या यूं कहिए कि गेट का मीनिंग यहाँ बिकम है। तो जब इस तरह से जैसे ही गॉट मैरिड इस तरह से हम कहते हैं, यानी उसकी शादी हो गई, तो ही गॉट हो गई है, ही हैज गॉट मैरिड हम इस तरह से कहते हैं। वह ट्रैफिक में फंस गया तो ही गॉट कॉट, यानी वह, तो यहाँ इस तरह का ये सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ गेट डैमेज्ड पहले तो होगा, यह ध्यान दीजिए। यानी कहना हम ये चाहते द ईयर दैट गेट डैमेज्ड विद एज, यानी जो उम्र के साथ साथ जो नुकसान होता रहता है या खराब होने लगता है कान, तो उसके लिए यहाँ गेट डैमेज्ड कहा जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये ईयर शब्द आ रहा है, तो ईयर के साथ ये गेट का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कनेक्शन मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए चूंकि ईयर सिंगुलर है, दैट इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ गेट के साथ एस जोड़ करके गेट्स कहना चाहिए। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी ए टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैज ट्राइड टू ग्रो न्यू स्टेम सेल्स इन द ईयर, ठीक है, दैट गेट्स डैमेज्ड विद एज, यानी एज के साथ साथ जो कान खराब होने लगता है उसमें वो सेल ग्रो करने का अर्थ इसमें लगाया जाएगा। तो ईयर दैट गेट्स डैमेज्ड हो जाएगा। ईयर इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड चूंकि ये एक किस तरफ इशारा किया गया है, मतलब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए, यह भी बात नोटेबल है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस होने चाहिए के लिए ईयर के साथ गेट को आपको एस लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। 12th सेंटेंस,
After a complaint was filed, police teams was given the photograph of the accused from the CCTV footage recorded at the hotel. तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड पुलिस टीम्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। टीम टीम जो है कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ भी अगर एस लग जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे स्कूल कलेक्टिव नाउन होता है लेकिन स्कूल्स क्या हो जाए, आर्मी कलेक्टिव नाउन होता है लेकिन आर्मीज, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। इसी तरह से टीम के साथ अगर प्लूरल नाउन मीन्स अगर एस लग जाएगा तो वह प्लूरल नाउन हो जाएगा, और जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो उसके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल ही आएगा। एंड इसलिए पुलिस टीम्स वर गिवन दी फोटोग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब हमको कहना चाहिए कि टीम्स के साथ प्लूरल वर्ब यहाँ चाहिए, और प्लूरल वर्ड्स का जो प्लूरल होता है दैट इज वर। तो इसलिए पुलिस टीम्स वर गिवन दी फोटोग्राफ ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज, ये यहां पर सही हो जाएगा। तो 12th सेंटेंस के पार्ट बी में वॉज को हटाकर वर लिखने की मैं सलाह आपको देता हूं, और यही सेंटेंस इसी तरह से सेंटेंस यह सही हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। 13th सेंटेंस इज दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन फंड एलोकेशन इज बीन डबल्ड। तो यहां भी देखिए, व्हेन फंड एलोकेशन इज बीन का मतलब परफेक्ट टेंस की ओर है, डबल्ड परफेक्ट टेंस की ओर है, लेकिन इज का मतलब यहाँ क्या है, इज का कोई यहाँ पर रूल नहीं है। तो अगर हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है तो इज की जगह हमको लिखना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट क्या होता है, हैज बीन थर्ड फॉर्म होता है, हैव बीन थर्ड फॉर्म होता है। चूंकि व्हेन फंड एलोकेशन यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज की जगह पर हमको हैज बीन लगाना चाहिए। 14th सेंटेंस इज, तो 13th सेंटेंस में डी पार्ट में इज बीन डबल्ड की जगह पर हमको हैज बीन डबल्ड लिखना चाहिए, क्योंकि एलोकेशन सिंगुलर है तो इसलिए हमको हैज लगाना चाहिए। तो यही इसका करेक्शन होगा। 14th सेंटेंस, वी आर ब्रिंग इन द आइडिया दैट यूरोपियन रिहेबिलिटेशन फोकस्ड ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी यहाँ पर देखिए डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स क्रोनिक पेन। तो वी आर, या तो वी आर टू ब्रिंग इन आइडिया लिखना चाहिए, लेकिन ये काम हो चुका है तो इसलिए वी आर टू ब्रिंग के बजाय हमको यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में ही अगर हम कहें तो ठीक है। तो वी आर ब्रिंगिंग इन दी आइडिया, हालांकि वी आर टू ब्रिंग इन भी हो सकता है, इसका मतलब है कि हम अभी तक इस आइडिया को लाए नहीं है, लेकिन अब है ना, तो इसलिए चूंकि बात तो कही जा रही है तो इसलिए कही जा रही है के लिए वी आर ब्रिंगिंग इन द आइडिया दैट यूरोपियन रिहेबिलिटेशन फोकस्ड ऑन अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये ठीक रहेगा। इसलिए वी आर ब्रिंगिंग इन हो जाएगा, ना कि वी आर ब्रिंग इन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब बी के साथ या तो इन्फिनेटिव आता है या फिर कंटिन्यू फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसलिए वी आर ब्रिंगिंग इन यहां पर ठीक रहेगा। 15th सेंटेंस, had he not reached in time, he will have missed a golden opportunity which comes once in a while। तो इसका मतलब हुआ had he not reached, ये कंडीशनल है और परफेक्ट है, और कंडीशनल और परफेक्ट होने के कारण हम इसके आगे जो दूसरी क्लॉज होती है वह हमेशा वो भी उसको भी परफेक्ट में होने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए चूंकि ये had he not reached in time ये परफेक्ट और कंडीशनल हो गया, तो दूसरे में हमको वुड परफेक्ट फॉर्म में यूज करना चाहिए। तो यहाँ ही विल हैव मिस्ड की जगह, क्योंकि बाकी तो पूरा परफेक्ट में है लेकिन ये विल के साथ में है, तो विल के साथ में होकर के इसको वुड के साथ परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हो जाएगा ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ वाइल। सो ही वुड हैव मिस्ड हो जाएगा, यानी 15th सेंटेंस के पार्ट बी में विल की जगह वुड हमको लिखना चाहिए। 16th sentence, Mumbai is full of tall buildings which is at once its strength as well as weakness depending upon how one look at it। तो how one look at it की जगह पर देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ये भी एक आपका हैबिट की ओर इशारा करता है, एटीट्यूड की ओर इशारा करता है, प्रिंसिपल की ओर इशारा करता है। तो इसलिए यहाँ हाउ वन लुक्स एट इट होना चाहिए, मतलब सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, और जब सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए तो इसका सब्जेक्ट वन है और वन के साथ यहाँ
सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। सिंगुलर फॉर्म तब होगी जब लुक के साथ हम एस यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हाउ वन लुक्स एट इट यह हो जाएगा। 17th सेंटेंस इज, यानी 16th के डी पार्ट की हम बात कर रहे थे, हाउ वन लुक्स एट इट हो जाएगा, लुक में एस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। 17th सेंटेंस इज, इफ यू हैड रेड, यहाँ रीड है लेकिन हैड के साथ ही इसकी थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग यही रहती है और प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हैड रेड, इसलिए मैंने इसको रेड पढ़ा। इफ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव, अब यहाँ देखिए यू वुड हैव आ गया है तो यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाने के लिए क्या हो जाएगा, यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। So if you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. हो जाएगा you would have answered हो जाएगा यहाँ पर। तो 17th सेंटेंस के पार्ट सी में आंसर में हमको ईडी जोड़ करके इसको थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा और आंसर्ड लिखना पड़ेगा। 17th सेंटेंस। अब इसके बाद है 18th सेंटेंस। 18th सेंटेंस, इट इज स्ट्रेंज दैट इवन आफ्टर 15 years of experience he is still not able to be performed। तो यहाँ देखिए able to be performed नहीं होना चाहिए, able to perform होना चाहिए, क्योंकि जब ये to be performed का मतलब है ये पैसिव में हो गया और पैसिव में होने का मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वह सब्जेक्ट पर आने लगेगा। तो यानी कि ही को परफॉर्म किया जाना है, ही को परफॉर्म किया जाना है। जैसे मैं कहूँ सेब काटा जाना है, सब्जी बेची जानी है, मकान बनाया जाना है, तो यानी बनाने का काम किस पर हो रहा है, मकान पर। सेब काटा जाना है का काम किस पर हो रहा है, सेब पर हो रहा है। तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि परफॉर्म का काम जैसे कि ही पर किया जाना हो, तो इसलिए हमें इसको एक्टिव वॉइस में बनाना चाहिए, तब ये हो जाएगा कि उसको अभी ही इज स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म, यानी कि परफॉर्म करने की क्वालिटी या एबिलिटी अभी उसने गेन नहीं कर पाया है, ये हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। सो ही इज स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म होना चाहिए, ना कि एबल टू बी परफॉर्म्ड। तो एबल टू तो है ही, बी इसमें नहीं आएगा और परफॉर्म्ड में से ईडी हट जाएगा और परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से 18th सेंटेंस के पार्ट डी में बी परफॉर्म्ड हटा करके टू के बाद सिर्फ परफॉर्म लिखा जाएगा और इसको इन्फिनिटिव बनाया जाएगा, एबल टू परफॉर्म कहा जाएगा। 19th sentence, unlike these days, he enjoyed reading books and spent quite some time in the library when he was young। तो यहाँ देखिए he enjoyed reading books and spent, तो reading books के बाद फिर end आया है, तो end हमेशा समान रैंक वाले वर्ड्स को जोड़ता है, यह ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ रीडिंग आया है तो यहाँ ये क्या आएगा, यहाँ भी स्पेंडिंग आएगा। यानी ही इंजॉयड रीडिंग बुक्स, यानी बुक्स पढ़ते हुए वह एंजॉय करता था और टाइम को स्पेंड करते हुए मतलब टाइम को लाइब्रेरी में स्पेंड करते हुए, खर्च करते हुए वह एंजॉय करता था। तो रीडिंग बुक्स एंड स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम इन द लाइब्रेरी व्हेन ही वाज यंग, इस तरह से इस सेंटेंस को कहा जाएगा। 20th सेंटेंस, वी हैव टेकन ऑन, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, मैंने कुछ गैप नहीं, स्किप नहीं किया है या जंप नहीं किया। अनलाइक दीज डेज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड, यहाँ यानी कि 19th सेंटेंस के पार्ट सी में स्पेंड में आईएनजी लगा करके इस सेंटेंस को सही किया जाएगा। और मैंने बताया जिस तरह से रीडिंग है उसी तरह से यहाँ स्पेंडिंग कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और एक ही शब्द में एंजॉयड के साथ जो रिलेशन रीडिंग का एंजॉयड से है वही रिलेशन स्पेंड का एंजॉयड से है। इसलिए जब एंजॉयड के बाद रीडिंग आएगा तो फिर एंजॉयड के बाद यह स्पेंडिंग ही आएगा, ये मैंने आपको बताया। We have taken on the responsibility of arranging the required training and supervise the new staff। यहाँ भी वही समस्या है, अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। जब यहाँ अरेंजिंग है, ऑफ का रिलेशन जो अरेंजिंग से है वही रिलेशन ऑफ का सुपरवाइज से है, तो इसलिए यहाँ एंड का मतलब ही ये है कि इसका अरेंजिंग का रिलेशन भी सुपर ऑफ से है और सुपरवाइज का रिलेशन भी ऑफ से है। तो जब ऑफ के बाद अरेंज में आईएनजी लगेगी तो ऑफ के बाद सुपरवाइज में भी आईएनजी ही लगेगी, तो एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 20th सेंटेंस के पार्ट डी में आए हुए सुपरवाइज वर्ड में आईएनजी लगाकर इसको भी जेरेंड फॉर्म में चेंज किया जाएगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा।
21st sentence, the director has refused to gave them an appointment. तो जब यहाँ देखिए टू आ गया यानी कि आगे इन्फिनिटिव आना चाहिए, तो इन्फिनिटिव आने में कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं की जाती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, इसलिए यहाँ gave them की जगह पर give them an appointment हो जाएगा। तो द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव them an appointment on Wednesday because he has another meeting scheduled, यह हो जाएगा। तो यहाँ 21st सेंटेंस के बी पार्ट में गेव को क्या लिखा जाएगा, गिव लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 22nd सेंटेंस, द सर्वे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैज अ पॉजिटिव व्यू ऑफ द कंपनी। सो एम्प्लॉइज यहां आया है, तो एम्प्लॉइज क्या होता है, प्लुरल होता है, और प्लुरल होने के कारण इसके साथ जो हैज आया है तो ये तो सिंगुलर होता है, एंड इसलिए इस हैज को हमें एम्प्लॉइज के साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमको इसको प्लुरल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हैज की प्लुरल फॉर्म होती है हैव, इट मींस अगर हम हैव में इसको लगा दे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो द सर्वे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैव अ पॉजिटिव व्यू हो जाएगा। तो इस तरह से 22nd सेंटेंस के पार्ट सी में आई हैज को हैव में चेंज करके हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। दैट्स द फाइनल आंसर। 23rd सेंटेंस, बेस्ड ऑन द रिसर्च। तो यहां कभी बेस्ड ऑन नहीं होता है, के आधार पर जब हमको ऐसे कहना होता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पार्टिसिपल के रूप में, तो इसलिए बेस्ड ऑन द रिसर्च होगा, ना कि बेस्ड ऑन द रिसर्च होगा। वी हैव कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो यहाँ बेस्ड ऑन होगा, यही होगा, क्योंकि ये जो वर्ब है, कोई भी वर्ब इस तरह से पार्टिसिपल के रूप में चेंज की जाती है और उसका मीनिंग कंप्लीट एक्शन की ओर दिखाना होता है, कंप्लीट एक्शन दिखाना होता है, तब उसके साथ ईडी, यानी ईडी का मतलब थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब है सभी में ईडी नहीं आता है, लेकिन जो भी फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यही इसमें करेक्शन है, और इसमें कोई करेक्शन नहीं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस स्कीम विल बी सक्सेसफुल, तो और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही मिस्टेक है यहाँ। 24th सेंटेंस, फॉर द लास्ट 6 months सीमा हैज बीन आस्किंग देम टू रिफंड द मनी बट देयर, चूंकि यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज बीन आस्किंग देम, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज बीन नो एक्शन, तो यहाँ बीन भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ चूंकि इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इधर भी परफेक्ट का ही परफेक्ट टेंस ही यहाँ बनेगा, तो इसलिए बट देयर यहाँ इज की जगह पर क्या आ जाएगा, इज की जगह पर, चूंकि देयर के बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग की जाती है, तो वो नो एक्शन है, नो एक्शन सिंगुलर है, तो इसलिए देयर हैज बीन नो एक्शन यहाँ कहा जाएगा। तो इज के स्थान पर यानी 24th सेंटेंस के पार्ट डी में इज की जगह पर हमें हैज लगाना होगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 25th सेंटेंस, while grouping the words care have been taken to include the role grammar plays in a language। तो while grouping the words care, अब care क्या है, care इसका सब्जेक्ट है, किसका, ये have been taken का, तो जब इसका सब्जेक्ट केयर है तो केयर तो सिंगुलर है, अब जब सिंगुलर है तो इसके साथ जो पहली फाइनाइट वर्ब आएगी वह कौन सी होगी, वह सिंगुलर होगी, तो इसलिए सिंगुलर इसको बनाने में यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यही कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए इस हैव को हमें सिंगुलर लुक देना पड़ेगा, और सिंगुलर लुक देने के लिए इसको हमें हैज लिखना पड़ेगा, केयर हैज बीन टेकन। वाइल ग्रुपिंग दी वर्ड्स केयर हैज बीन टेकन हमको कहना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो केयर हैज बीन टेकन यहाँ आएगा, यानी हैव को हैज में चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो आज ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की 5th एक्सरसाइज के 25th सेंटेंस हमने करके सॉल्व कर लिया, और इसका करेक्शन करके हमने सभी सेंटेंसेस को करेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद इस मीन्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में यह टॉपिक यहीं तक है, 5 एक्सरसाइज इसमें हम सॉल्व करके आपको आपके समझने के लिए देंगे, एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर एक्सरसाइजेस। थैंक यू अगेन एंड बाय बाय।